चलिए, समान भूगोल के अंतर्गत हम वर्षा लेकर आए, नया टॉपिक वर्षा। इसमें आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम भी करते हैं। आपने लगातार आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्वागत करना मेरा फर्ज बनता है। तो वर्षा टॉपिक है, वर्षा। वर्षा का प्रकार, वर्षा तो जानते ही, वर्षन में ही बता दिए। वर्षा कब कहेंगे? जब वर्षा की बूंदें गोल हो, वर्षन का बताइए। तो वर्षा का प्रकार में संवहनीय वर्षा, वर्षा का 3 प्रकार होता है। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा को ही स्थलाकृत वर्षा भी कहते हैं, और चक्रवातीय वर्षा को ही फ्रंट इंग्लिश में या बतार्क वर्षा कहते हैं। ये सब जानना है समान जानकारी में, ऐसा नहीं कि मत जाना। ऑप्शन में पर्वतीय वर्षा ना दे के स्थलाकृत वर्षा दे सकता है, चक्रवातीय वर्षा ना दे के इंग्लिश से लिख देगा फ्रंट वर्षा या बतार्क वर्षा लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है। या सामान्य वर्षा किसको कहते हैं? या कपासी मेघों का निर्माण होता है। सामान्य वर्षा कब होता है? जब कपासी मेघों का निर्माण होता है। अगला, गरज एवं बिजली की कड़क, गरज और बिजली की कड़क से मूसलाधार वर्षा हो, संवहनीय वर्षा कराए। बिजली की कड़क है और उसके बाद गर्जन, गरजता है बादल, तो वही संवहनीय वर्षा है। और मूसलाधार पानी दे दिया, खेत में भर जाता है। यह वर्षा लंबे समय तक नहीं होता, मतलब क्या है? अल्पकालिक है, अल्पकालिक है, अधिक है परंतु अल्पकालिक है। यह वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होता है। कौन सा ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। यह वर्षा दिन के गर्म समय में होता है, रात में नहीं होता, दिन में होता है संवहनीय वर्षा। कॉन्सेप्ट है, सब याद रखना। यह विषुवतीय क्षेत्र या भूमध्यसागरीय क्षेत्र में होता है। पहले भी बताया, वो विषुवतीय क्षेत्र या भूमध्यसागरीय क्षेत्र में कौन वर्षा होता है? संवहनीय वर्षा होता है। यह विशेषकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप के भीतरी भाग में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं होता। होता है दक्षिणी गोलार्ध में, होता है बहुत कम। विशेषकर किधर होता है? लिखेगा यह मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है लेकिन कम होता है। लिखेगा यह विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो सही होगा। क्लियर हुआ? हाँ, यह केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो गलत हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है संवहनीय वर्षा, लेकिन ऑप्शन देगा यह विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में होता है या यह मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो सही बात है। क्लियर हो गया? चलिए आ गया। पर्वतीय स्थलाकृत वर्षा या पवना विमुख, देखो विमुख, पवन के पवनामुखी, पवना विमुख का मतलब होता है, भी शब्द है, तो पवन मुख यानी पवन जिधर से आ रहा है उधर ढाल है। ठीक है, अब देखो ये हुआ, इसको बोलते हैं पवना मुखी या ये ढाल है, ढाल। पहले समझ लो, ये ढाल है। पवना मुखी या पवना विमुखी, विमुखी एक ही हुआ। अभी पवन इधर से चल रहा है ना, पवन की ओर ढाल है कि नहीं? इसको बोलते हैं पवना मुखी या पवना विमुखी ढाल। इधर हो गया तुमको, क्या कहलाएगा? पवना बी, देखो बी शब्द है यहाँ, इसी में इसमें फंसता है ये बी मुखी ढाल। तो पर्वतीय वर्षा हमेशा सबसे अधिक किधर होता है? इधर से नहीं होता। ठीक है, इधर से नहीं होता। तो ये क्षेत्र इधर जो है, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, मतलब वृष्टि छाया क्षेत्र इसको बोलते हैं। इधर वृष्टि छाया क्षेत्र नहीं बनना। क्लियर हुआ? ये वृष्टि छाया क्षेत्र क्लियर हो गया। तो जिधर वृष्टि छाया क्षेत्र बनेगा वहां पर वर्षा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है? इधर वर्षा होगा लेकिन कम, वर्षा कम। और इधर क्या होगा? वर्षा अधिक। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्टवा, अरे कॉन्सेप्टवा क्लियर हुआ? हाँ, चलो तब आ जाओ। पर्वतीय स्थलाकृत वर्षा यह पवना विमुखी ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होता है। यह इस वर्षा का समय है, सब लोग पवनामुखी ढाल या पवना विमुखी ढाल या पवना विमुखी या यहाँ पे भीमुखी, भी है, यहाँ भी है, इसी में फंसता ऑप्शन है सर, ढाल। अब देखो पवनामुखी ढाल में वर्षा जो होता है, कैसा वर्षा? कपासी मेघ से होता है वर्षा। यहाँ पर स्तरीय मेघ से वर्षा होता है।
तो कपासी मेघ से वर्षा होता है, पवनामुखी ढाल पे तो सबसे अधिक वर्षा होता है। तो भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है क्या? महाबलेश्वर, जहाँ 600 सेंटीमीटर वर्षा होता है, पर्वतीय वर्षा। और पश्चिमी घाट पर ही पुणे है। पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर भी है, पश्चिमी घाट पर पुणे भी है। महाबलेश्वर में सबसे अधिक वर्षा होता है 600 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पवनामुखी ढाल है। यहाँ है महाबलेश्वर इस क्षेत्र में, इधर है पुणे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट बात? क्लियर हुआ ना? दोनों पश्चिमी घाट है, लेकिन पवनाभिमुखी ढाल जो है वहाँ पर स्तरीय मेघ से वर्षा होता है पुणे में। कितना? मात्र 70 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ तुम्हारा कॉन्सेप्ट? आ गया। वृष्टि मरुस्थल किसको कहते हैं? वृष्टि मरुस्थल यदि वृष्टि छाया क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, यदि वृष्टि छाया क्षेत्र में मतलब इस क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा होगा तो वह वहाँ क्या बनेगा? वृष्टि मरुस्थल बनेगा। तो विश्व में वृष्टि छाया मरुस्थल कहाँ है? पेंटागोनिया। पेंटागोनिया कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका के पेंटागोनिया वृष्टि मरुस्थल क्षेत्र है। क्लियर हो गया पीटी? आ गया। चक्रवातीय या फ्रंटल या बतार्क वर्षा उत्पत्ति। बतार्क के अंतर्गत संघनन क्रिया से प्राप्त वर्षा। बतार्क के अंतर्गत संघनन क्रिया से प्राप्त वर्षा क्या कहलाता है? चक्रवातीय बतार्क वर्षा कहते हैं। चक्रवातीय वर्षा आप समझो, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध लेते हैं। तो चक्रवातीय वर्षा या बतार्क वर्षा या फ्रंटल वर्षा अधिक कहाँ होता है? शीतोष्ण कटिबंध में। शीतोष्ण कटिबंध में सब पूछेगा चक्रवातीय वर्षा या बतार्क वर्षा या फ्रंट वर्षा सबसे अधिक कहाँ होता है? शीतोष्ण कटिबंध में। इसकी तुलना में उष्ण कटिबंध में क्या होता है? कम होता है। शीतोष्ण कटिबंध में अधिक होने का क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पछुआ पवन का अधिक प्रभाव। पूछेगा पछुआ पवन का अधिक प्रभाव किस कटिबंध में? इसलिए यहाँ पे चक्रवातीय वर्षा होता है। पछुआ पवन का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय में क्यों क्या है? कम है। इसलिए यहाँ पे कम चक्रवाती वर्षा होता है। चक्रवाती वर्षा शीतोष्ण कटिबंध में किस ऋतु में होता है? शीत ऋतु में होता है, जो अधिक है। और उष्ण कटिबंध में चक्रवातीय वर्षा किस ऋतु में होता है? होता है, परंतु क्या है? कम है। क्लियर है ना? चलो लिखो। चलिए अब हम वर्षा का गोलोबीय अक्षांशीय वितरण देखते हैं कि ग्लोब और अक्षांश पे वर्षा कहाँ कम और कहाँ अधिक होता है। ठीक है, पहले समझ लो। अधिक विषुवत वृत्त पर यानी भूमध्य सागरीय ये हुआ ना, भूमध्य सागरीय ये ना भूमध्य सागरीय रेखा या तट की बात पर अधिक होगा। और अधिक से ध्रुवों पर क्या होगा? तो इधर से कम की ओर जाएगा कि अधिक की ओर जाएगा? कम की ओर जाएगा। अधिक वर्षा जो है तटीय क्षेत्र पर अधिक होता है। तो ध्रुवों पर इधर महाद्वीपीय पूछेगा कि वर्षा सबसे अधिक कहाँ होता है? विषुवत वृत्त या भूमध्य सागरीय रेखा पर। कम कहाँ होता है? ध्रुवों पर। अगर तट समुद्र का तट लेते हैं तो तट पर होता है अधिक। और महाद्वीप के भीतरी भाग यानी अंदर में, तट के अंदर में यानी जमीन तरफ अंदर में क्या होता है? वर्षा कम होता है। आगे महासागर में यानी समुद्र में अधिक होता है। तो स्थल भाग पे क्या होता है? कम होता है। आगे 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य पूर्वी तट पर 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर भी उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के मध्य पूर्वी तट पर वर्षा क्या होगा? अधिक होगा। और इधर कम 35, अभी ही चीज है 35 से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य पश्चिमी तट पर वर्षा यानी इस अक्षांश पर पूर्वी तट पर वर्षा अधिक होगा। और इसी यानी 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश पर पश्चिमी तट पर वर्षा क्या हो जाएगा? कम होगा। आ गया 45 डिग्री से नहीं है 45 डिग्री उत्तरी 45 डिग्री एवं 65 डिग्री उत्तरी गोलार्ध 45 डिग्री एवं 65 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच महाद्वीप के पश्चिम किनारा पर वर्षा क्या होगा? ठीक इसी गोलार्ध में महाद्वीप के पूर्वी किनारा पर
महाद्वीप के गोलार्ध के महाद्वीप के पूर्वी किनारा पर वर्षा कम 65 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के बीच महाद्वीप के पश्चिमी किनारा पर वर्षा अधिक या छान। क्लियर हुआ ये? अगर ये याद हुआ बन जाएगा, कुछ है नहीं, इजी कर दिए, यानी अधिक से कम की ओर। तो वर्षा हमेशा महासागर से स्थल की ओर जाओगे तो कम होगा, अगर इतना डिग्री पूर्वी तट से पश्चिमी तट की ओर आओगे तो कम होगा, इतना डिग्री गोलार्ध में पश्चिमी किनारा से पूर्वी किनारा आओगे तो क्या होगा? कम होगा वर्षा। क्लियर हुआ? हुआ मनोज? इधर चलो देखो, प्राय समय नहीं, हम आगे देखते। वर्षा का पहला देखा था कि ग्लोब और कटिबंध में, ग्लोब और कटिबंध में वर्षा वितरण का क्या स्थिति है? उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध डिग्री अक्षांश पे, यानी कटिबंध एवं अक्षांशीय स्थिति, गोलार्ध एवं अक्षांशीय स्थिति हमने देखा था पिछली बार वर्षा का वितरण का। अब प्रादेशिक वितरण, प्रादेशिक वितरण मतलब क्षेत्र, कटिबंध के आधार पर प्रादेशिक वितरण लेंगे। ठीक है, तो 4 प्रकार का वर्षा होता है। भारी वर्षा वाला प्रदेश, मध्यम वर्षा वाला प्रदेश, कम वर्षा वाला और अति अल्प वर्षा वाला प्रदेश होता है। भारी वर्षा वाला प्रदेश किसको कहते हैं? जहाँ वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से अधिक, कम नहीं, 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, उसको बोलते हैं भारी वर्षा वाला प्रदेश। इस वर्षा का क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है? विषुवत रेखा पट्टी पर, भूमध्यसागरीय पट्टी पर, शीतोष्ण प्रदेश में और पश्चिम तटीय किनारा। यहाँ पश्चिम तटीय किनारा का मतलब भारत नहीं समझना, ग्लोब पर जो पश्चिम है तट, ठीक है, ग्लोब पर जो पश्चिम तट है वो किनारा, भारत वाला मत लेना। ये भारी वर्षा वाला प्रदेश है। भारत में भारी वर्षा वाला प्रदेश पश्चिमी तट भी है और पूर्वोत्तर हिमालय भी है। ठीक है, अब मध्यम वर्षा वाला प्रदेश, वर्षा की मात्रा कितना? 100 से 200 सेंटीमीटर। वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच हो, मध्यम वर्षा वाला प्रदेश कहते हैं। वर्षा क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध का पूर्वी तट, शीतोष्ण कटिबंधीय तटीय प्रदेश, महाद्वीप का आंतरिक भाग, महाद्वीप का तटीय क्षेत्र, ये सब क्षेत्र में वर्षा कैसा होता है? मध्यम वर्षा होता है। कम वर्षा वाला प्रदेश, वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच हो, कम वर्षा वाला प्रदेश कहते हैं। क्षेत्र उष्ण कटिबंध का केंद्रीय, केंद्रीय का मतलब होता है आंतरिक भाग, उष्ण कटिबंध का केंद्रीय भाग यानी आंतरिक भाग, शीतोष्ण क्षेत्र का पूर्वी एवं भीतरी भाग, शीतोष्ण क्षेत्र के पूर्वी एवं भीतरी भाग में। शीतोष्ण तटीय प्रदेश आ गया तो मध्यम वर्षा, शीतोष्ण प्रदेश आ गया तो भारी वर्षा, शीतोष्ण कटिबंध का तटीय प्रदेश आ गया तो मध्यम वर्षा, लेकिन शीतोष्ण क्षेत्र के पूर्वी एवं भीतरी भाग आ गया तो कम वर्षा। ये तुलना करके देख लेना। अति अल्प वर्षा वाला प्रदेश मतलब 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। क्षेत्र उच्च अक्षांश क्षेत्र में यानी ध्रुवीय, उच्च अक्षांश मतलब ध्रुवीय क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा कम होता। विषुवतीय पट्टी प्रदेश, यहाँ भी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, क्योंकि कभी कभी वहाँ पे पवन कम ढाल होगा, पवन विमुखी हो जाएगा तो कम वर्षा होगा। तापमान है, आर्द्रता है विषुवत प्रदेश में। देखो विषुवतीय रेखीय पट्टी में अधिक भारी वर्षा, लेकिन विषुवतीय पट्टी प्रदेश में अति कम हो जाता, क्योंकि वहाँ पे जैसी पवन भी नहीं, पवन विमुखी ढाल बनेगा पहाड़ के कारण, तो कम तो वर्षा होगा। तो यहाँ पे भी इसका मतलब है कि विषुवतीय क्षेत्र में पवन विमुखी ढाल भी बनता है और पवन विमुखी ढाल भी बनता है। क्लियर हुआ ना? पवन भी मतलब यहाँ हो जाएगा और पवन भी मतलब कहाँ जाएगा? क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट? ठंडे समशीतोष्ण प्रदेश में अति अल्प वर्षा होता है। मरुस्थल, मरुस्थल कहाँ कहाँ पाया जाता है पूरी दुनिया में? कौन कौन कटिबंध में? उष्ण क्षेत्र में भी मरुस्थल पाया जाता है, शीतोष्ण क्षेत्र में भी मरुस्थल पाया जाता है, शीत क्षेत्र में भी। तो शीत क्षेत्र में कैसा मरुस्थल कहलाएगा? शीत मरुस्थल। उष्ण क्षेत्र में उष्ण मरुस्थल और शीतोष्ण क्षेत्र में शीतोष्ण मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल कौन है? शीत की उष्ण, उष्ण मरुस्थल है।
थार मरुस्थल कौन सा है? उष्ण है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ कि नहीं? तो ये था वर्षा का प्रादेशिक वितरण। चलो लिखो। चलिए अगला हम देखते हैं वर्षा में वर्षा का वितरण को प्रभावित करने वाला कारक या वर्षा का वितरण जो प्रभावित होता है वो कौन कारक? वर्षा का वितरण कि क्षेत्र में इतना वर्षा होगा, इस क्षेत्र में इतना होगा, कौन कौन से कारक जिम्मेवार है? कम वर्षा, अधिक वर्षा के लिए क्षेत्रवार। क्लियर हुआ? टॉपिक ही का था। तो आर्द्रता की आपूर्ति भी वर्षा वितरण को प्रभावित करता है। पहले समझ लो तो लिखना। आर्द्रता की आपूर्ति भी जो है वो वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। पहले समझो। वायुमंडल में नमी, आर्द्रता की आपूर्ति का मतलब हुआ वायुमंडल में नमी को बताता है। नमी की मात्रा, वायुमंडल में नमी की मात्रा समझो, अधिक और कम। अधिक कहाँ होगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नमी क्या होगा? अधिक होगा। वायुमंडल का नमी जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होगा? यानी आर्द्रता अधिक होगा। तटीय क्षेत्र में भी अधिक होगा। तो जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र में नमी क्यों होता है अधिक? क्योंकि वाष्पीकरण अधिक होता है। जब वाष्पीकरण अधिक होगा तो नमी तो वर्षा होगा कि नहीं होगा? अधिक होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब आप कम, वायुमंडल में नमी कम कहाँ होता है? ध्रुवों पर और स्थल एवं आंतरिक भाग में, क्योंकि यहाँ पे वाष्पीकरण क्या होता है? कम होता है। तो नमी क्या होगा? तो वर्षा क्या होगा? कम होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? ध्रुव क्षेत्र में वाष्पीकरण कम, ध्रुव क्षेत्र में नमी कम पाया जाता है और ध्रुव क्षेत्र में वर्षा कम होता है। ध्रुव, स्थल एवं आंतरिक भाग यानी जमीन और अंदर, जमीन के अंदर और ध्रुव क्षेत्र में वाष्पीकरण कम होता है, नमी कम होता है, वर्षा कम होगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, समुद्र के किनारे जिसको बोलते हैं उसको तटीय क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ पर वाष्पीकरण अधिक, नमी अधिक, वर्षा अधिक होगा। अब आप पवनों की दिशा, पवनों की दिशा, वर्षा की पवनें कौन कौन है? मुख्य रूप से तन्मार्गी यानी व्यापारिक पवनें नहीं है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भारत में जो आता है, दक्षिण पश्चिमी हो जाता है फिर तो व्यापारिक पवनें, दक्षिण पूर्वी या दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवनें। तो भारत में कौन सा व्यापारिक पवनें आता है? दक्षिण पूर्वी या दक्षिण पश्चिम? दक्षिण पश्चिमी मानसून जिसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, लेकिन पवने का नाम हो जाएगा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। पवने का नाम है दक्षिण व्यापारिक पवने और मानसून का नाम है दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब पवने का नाम है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। भारत में जो मानसून के समय में जो पवने से वर्षा होती है, इस पवने का नाम है, पवन का नाम है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने और मानसून का नाम है दक्षिण पश्चिमी मानसून। दोनों में ही अंतर है। क्लियर हुआ? आ गया। और पछुआ पवने जिसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होता है वो पश्चिमी विक्षोभ से होता है। और पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति कहाँ होता है? पश्चिम एशिया के भूमध्यसागरीय तटीय प्रदेश में। पश्चिमी विक्षोभ का, पश्चिमी जेट स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति कहाँ होता है? भूमध्यसागर के तटीय क्षेत्र में, पश्चिम एशिया के भूमध्यसागरीय तटीय क्षेत्र में। और वहाँ से आता है पवने शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भागों में काफ़ी वर्षा कराता है। राजस्थान, पंजाब, ये सब एरिया, हरियाणा में शीत ऋतु में। और वह वर्षा गर्मी, ये गेहूं फसल के लिए क्या है? लाभदायक है। बताए थे ना? चलो आगे आओ। तो ये पछुआ पवने, व्यापारिक पवने वर्षा ऋतु में और पछुआ पवने शीत ऋतु में। जो वर्षा की पवने, पछुआ पवने शीत ऋतु में और व्यापारिक पवने वर्षा ऋतु में। ठीक है, वर्षा ऋतु में जब कर्क रेखा और मकर रेखा दक्षिणायन तो पछुआ पवने, कर्क रेखा उत्तरायण तो व्यापारिक पवने। बताए थे ना? चलो आगे। वर्षा की मात्रा देखते हैं, अधिक और कम। पवनों से, पवनों की दिशा कैसे कैसे होगा? यानी पवन की दिशा भी वर्षा को अधिक वर्षा कराता है और कम वर्षा कराता है। पवन की दिशा भी, जब पवने समुद्र से स्थल की ओर जाता है, समुद्र से स्थल की ओर जाता है
जब पवन निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाता है तो वर्षा क्या होगा? अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि पवन का रुख गर्म से क्या हो जाता है? ठंडा। यानी पवन जो है समुद्र से स्थल की ओर चलता है तो वह क्या है? समुद्र से स्थल की ओर चलता है तो वो पवन जो है गर्म से ठंडा की ओर होता है। ऐसा नहीं समझना कि समुद्र में तो ठंडे होगा पनिया, नहीं, समुद्र से चला हुआ स्थल भाग में आया तो धरातलीय से टकराता है तो वो आकर्षण से वो गर्म होता है। गर्म होकर वायुमंडल में भी ऊपर धीरे धीरे क्या होते जाता है? ठंडा होता है ना। ठंडा हुआ सकरा दिया। क्लियर बात हो सकता तुमको? चलो, तो क्या होगा? अधिक वर्षा होगा। कम जब पवन स्थल से समुद्र की ओर चलेगा, जब पवन उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलेगा तो पवन का रूप ठंडा से क्या हो जाता है? गर्म की ओर। क्योंकि समुद्र की तुलना में स्थल भाग जल्दी गर्म जल्दी ठंडा, और समुद्र जो है देर से गर्म देर से ठंडा, इसलिए ठंडा से वो पवन गर्म की ओर हो जाता है। क्लियर हुआ? तो वर्षा क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो, महासागरीय जलधाराएं। जलधाराएं दो प्रकार का होता है मुख्यतः, शीत जलधाराएं क्षेत्र और उष्ण जलधाराएं क्षेत्र। जलधारा कौन कौन? शीत और गर्म। ये रटा है, तुम लोग पढ़ा दिए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में, नहीं रटा तो गया काम से। ठीक है, पहले पढ़ा दिया, ऐसे क्यों कर रही हो? चलो आ गया। शीत जलधारा क्षेत्र में आर्द्रता का क्या होता है? अभाव पाया जाता है तो वर्षा क्या होगा? शीत जलधारा में वर्षा कम क्यों होता है? शीत जलधारा क्षेत्र में वर्षा कम क्यों होता है? क्योंकि वहाँ आर्द्रता का अभाव पाया जाता है। उष्ण जलधारा क्षेत्र में वर्षा अधिक क्यों होता है? क्योंकि वहाँ विशिष्ट आर्द्रता पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब वायुदाब पेटियां भी वर्षा को प्रभावित करता है। वायुदाब पेटियां भी वर्षा को प्रभावित करता है। पहले तो ये चारों याद रख लेना कि वर्षा का वितरण को कौन कौन प्रभावित करता है? आर्द्रता की आपूर्ति, पवनों की दिशा, महासागरीय जलधाराएं और वायुदाब पेटियां ही चारों प्रभावित करता है। वायुदाब पेटियां में निम्न वायुदाब क्षेत्र में वायु का क्या होता है? आरोहण मतलब ऊपर उठना। तब गर्म वायु सतह से क्या हो जाता है? ऊपर उठता है। तब क्या स्थिति आ जाती है? चक्रवात की स्थिति आती है। तो चक्रवात की स्थिति आएगा मतलब वर्षा आता है। वर्षा किस क्षेत्र में होता है? निम्न अक्षांश क्षेत्र में होता है। क्लियर हो गया? अब आओ उच्च वायुदाब पेटी में। वायु का क्या होता है? ऊपरा से नीचे। तो ठंडी वायु सतह पर क्या हो जाता है? बैठ जाएगा। तो बैठ जाएगा तो प्रति चक्रवात मतलब साफ मौसम। प्रति चक्रवात मतलब साफ मौसम। तो क्या होगा? वर्षा तो किस क्षेत्र में? उच्च अक्षांश मतलब ध्रुवों में। उच्च अक्षांश मतलब ध्रुवों और निम्न अक्षांश मतलब विषुवत या भूमध्यरेखीय। तो आपका ये था वायुमंडल के विभिन्न अवधारणाएं। समान भूगोल में हमने ऑल ओवर जितना हो सका एनसीईआरटी के आधार पे आपको बताया। आप कहीं भी यूट्यूब पर खोज लें, इतना नहीं पढ़ाएगा। ये मेरा चैलेंज है। हम यूट्यूब पे चैलेंज कर रहे हैं, जितने लोग देखते होंगे वो प्रसारित कर रहे हैं। चैलेंज यूट्यूब पे खोज लो, चाहे कोई बड़ा यूट्यूबर रहे, चाहे बड़ा मास्टर साहब रहे, नहीं पढ़ाएगा। तो हमने कोशिश किया है, आपको ऐसा नहीं कि हमने बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन हमारी समझ से हमने जितना समझा, मैं कोशिश किया कि मैं अच्छा आप लोगों को बताऊं, अच्छे दूं। और उम्मीद है कि आप लोग अगर प्रीवियस ईयर को देखते होंगे तो आईएएस का भी प्रश्न आपको बन जाएगा, यूपीएससी का भी। तो बाकी तो बीपीएससी उत्तर प्रदेश तो बनता ही होगा। तो ये विभिन्न अवधारणाएँ थी, पूरे ऑल ओवर मैंने आज आपको समाप्त कर दिया। इसको आप पढ़ें। जो बीपीएससी अभी देने वाले हैं 30 सितंबर को, उसको किताब नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसको पढ़ लें, वीडियो देख लें और इसको पढ़ लें, नोट कर लें, रिवीजन करें, आपको यहीं से बन जाएगा। जो भविष्य में देंगे वो एक बार इसके आधार पे एनसीईआरटी भी पढ़ें, क्योंकि मैं एनसीईआरटी एक पढ़ाया हूँ एनसीईआरटी, तो आपको आसान हो जाएगा एनसीईआरटी पढ़ना। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, एक बार रीडिंग मार लें, अंडरलाइन कर लें कि हमने क्या समझाया, वहाँ क्या मिल रहा है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे हम समान भूगोल में या विश्व भूगोल में हम आर्थिक भूगोल पढ़ाएंगे। छोटा क्लास है आर्थिक भूगोल का, एक दिन का क्लास होगा आर्थिक भूगोल का। हम आर्थिक भूगोल पढ़ाएंगे। वायुमंडलीय से संबंधित सारे ऑल ओवर अवधारणाएं क्या हो गया, समाप्त हो गया।
क्लास अच्छा अगर लगेगा तो लाइक जरूर करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं, अगले क्लास का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।